अब एक कंटेंट कैसे लिखा जाता है और कीवर्ड रिसर्च की कैसे जाती है, इन दो चीजों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। बिकॉज कंटेंट लिखना इज ऑल्सो एन आर्ट। हमें टाइटल चूज करना है, हेडिंग चूज करनी है, सब टाइटल्स उसके अंदर चूज करने हैं, हमें उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स कवर करने होते हैं। तो किस तरीके से वो किया जाता है, कैसे उसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, हम उसमें कितने मतलब मैक्सिमम कितने कीवर्ड एक ब्लॉग या एक आर्टिकल के अंदर लिखने चाहिए हमें, ठीक है, एंड उसकी सब हेडिंग्स कैसे डिफरेंशिएट करनी चाहिए, क्या उसमें हमें वीडियोस लगानी चाहिए सो दैट यूजर हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे हमारे ब्लॉग के ऊपर। तो इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, आप इन चीजों को एक्सप्लेन करो। कंटेंट एसईओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपेटिटर एनालिसिस। एज आई मेंशन कि कीवर्ड्स वुड बी मेनली फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो कीवर्ड्स है, जो रूट कीवर्ड है किसी भी ब्लॉक का, वो हम लोगों को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम ये पता कैसे करेंगे कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम आ रहा है एवरेज पर मंथ, राइट? एंड अगेन हमें उन्हीं को तो टारगेट करना चाहिए ना जिसपे हमारे पास एटलीस्ट एक डिसेंट सर्चेज हैं। लेकिन हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ ऐसे कीवर्ड पे कंटेंट लिख दिया जो हार्डली 100 सर्चेज या 150 सर्चेज आ रही है सिर्फ पर मंथ में। कोई ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च को इंडिविजुअली कर सकते हैं और ताकि उसका वॉल्यूम वगैरह पता चल जाए एंड उसके बेसिस पे हम कंटेंट डिसाइड करें कि हमें क्या लिखना है। कीवर्ड रिसर्च के लिए बेसिकली सर्च वॉल्यूम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि कौन सा ब्लॉग जाना चाहिए। लेट्स से आपने सिलेक्ट किया एक टॉपिक, उसके बेस पे आपने एक सीड कीवर्ड आपके पास रेडी है, आपने वहां से कंपेटिटर एनालिसिस करके आपने तीन चार और कीवर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स ऐड किए। इनके पे आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ती है। एक, नाउ कमिंग टू कि सबसे पहला काम राइट हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का होता है, वो होता है थ्रू ब्लॉग्स और आर्टिकल्स, राइट? या तो हम मतलब हमें ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स लिखने राइट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कंटेंट, किस तरह का कंटेंट लिखना चाहिए। लाइक लेट्स से हर बिजनेस का गोल होता है टू जनरेट लीड्स, राइट? तो उसको ध्यान में रख के हमें कैसे राइट अपना वो करना चाहिए। आप यहाँ पर ऐसे आप ई कॉमर्स से हट के एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि लेट्स से हमारी ठीक है। एक एजुकेशन वेबसाइट है, एक एजेंसीज होती है, राइट? उनके प्रोजेक्ट्स उन्हें लेने होते हैं। तो आप उनमें से किसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, या हमारी वेबसाइट जैसे प्रोडक्ट, हमें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या हमें जो जॉब रेडी करियर प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स तक पहुंचाने हैं, तो हमारी अप्रोच वहां पर क्या होनी चाहिए, कंटेंट राइट किस तरीके से लिखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी चाहिए, बिकॉज कीवर्ड रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइटिंग कंटेंट, राइट? जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप उसको कैसे लिखोगे। तो थर्ड क्वेश्चन वुड राइट बी इसी में कि जो कीवर्ड्स आपने जब फाइंड कर लिए तो उनको किस तरीके से एक कंटेंट के अंदर, या कंटेंट पिलर बेसिकली होता है, आप बेहतर समझोगे ये चीज। तो कंटेंट पिलर कैसे डिसाइड करते हैं एंड उसके अंदर किस टाइप का कंटेंट और कितनी सब हेडिंग्स हो गई या टॉपिक्स हो गए, या उसके अंदर कितनी कीवर्ड डेंसिटी हो गई, आप इन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करो अबाउट कंटेंट के अराउंड, कि कंटेंट कैसे करना है। और सपोज आपके ही लाइक सर्विस का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट्स सो बेसिकली कंटेंट का। सो हमें ये पता है कि हमें किसे रैंक करवाना है एज ऑफ नाउ। सो बेसिकली हमें ये पता है कि सर्विस बेस्ड पेजेस को रैंक करवाना है या प्रोडक्ट्स बेस्ड पेजेस को रैंक करवाना है, ठीक है। वो हमारा क्लेम। अब प्रोडक्ट बेस्ड पेजेस पे ना हमारे पास ज्यादा क्या बोलते हैं, रूम नहीं होता काफी चेंजेस करने का, बिकॉज प्रोडक्ट्स एक सेम है। प्रोडक्ट पे डिस्क्रिप्शन सेम जाएंगी, मतलब काफी स्पेसिफिकेशंस डाल दो या आपको और भी डिटेल्स कुछ प्रोडक्ट के बारे में डालनी है तो वो काफी हद तक सेम जाएगा। तो देर इज नो मच रूम देयर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट फ्रॉम ब्लॉग्स इज द मेजर फैक्टर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जैसा आपने बोला लीड्स, तो हम लीड्स को भी कवर करेंगे लेकिन लेटर स्टेज। अब आप समझो, फनल जो होता है, जो सेल्स फनल होता है, मतलब यूजर जहां से फर्स्ट इंटरेक्ट होता है और एंड जहां पे करता है एट द एंड ऑफ द डे बाइंग एनी प्रोडक्ट, ठीक है। आपके केस में भी अगर वो प्रोडक्ट बाय करना है तो वो उसकी पूरी एक जर्नी होती है जिसको हम लोग पूरा फनल बोलते हैं, जिसमें हम लोग फिर बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल होता है, मिडल ऑफ द फनल होता है एंड बॉटम ऑफ द फनल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको एसईओ के कोर्सेज सेल करने हैं तो आपके टॉप ऑफ द फनल कौन ऑडियंसेस होगी, जिनको पहले जानना है कि एसईओ क्या है, वो पहले जानेंगे, राइट। तो वो एक टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस होगी। मिडल ऑफ द फनल्स ऐसी भी ऑडियंस हो सकती है जो थोड़ा सा और एडवांस जानना है उनको। एंड बॉटम ऑफ द फनल वुड बी जिसको लिटरली एक पूरा के पूरा कोर्स बाय करना है, तो वो बाय वाले कीवर्ड्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द फनल। अब टॉप ऑफ द फनल में ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो तो आपको पहले उनकी सर्विस जाननी बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड देयर बिजनेस, क्योंकि आपको फिर उन्हीं के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एसईओ कर रहे हो तो आपको उनके शूज में रह के देखना पड़ेगा कि कौन ऑडियंसेस हो सकती है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस। अब वो ऑडियंसेस क्या क्या क्वेश्चंस करेंगी गूगल पे, बिकॉज जैसा मैंने
बोला ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, आप एज ए यूजर भी क्या क्वेश्चन कर रहे हो वो सारी चीजें पता ही होती है, इट्स नॉट लाइक, और डेटाबेस चाहिए वो हमें अलग अलग टूल से मिल जाए। कमिंग टू द कंटेंट पार्ट, ट्रैफिक लाएंगे हम लोग ब्लॉग्स के थ्रू। टॉप ऑफ द फनल में जो भी इस तरीके से होंगे, ऐसे कीवर्ड्स होंगे जहां से इंफॉर्मेशन पास होगा। टेकिंग एन एग्जांपल, अगर मैं मेरा एसईओ का कोर्स सेल करना है मुझे, तो मुझे पहले इस तरीके से ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे कि एसईओ क्या है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट आर ऑन पेज, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इससे मेरा कोर्स सेल नहीं होगा, एंड गोल मेरा कोर्स सेल करना है, बट इससे नहीं होगा, लेकिन यहां से स्टार्ट होंगे ऑडियंस बिल्ड होना। तो टॉप ऑफ द फनल हमेशा वही होंगे जहां से आपका ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। अब वो चीज आप रिसर्च कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, पर आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर मेरी इंडस्ट्री की बात करो तो यही सर्च करेगा कि एसईओ क्या होता है, एसईओ का इम्पैक्ट क्या है, मतलब उस तरीके से कीवर्ड सर्च करेंगे। अब मैं उन कीवर्ड्स को लेके गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, एसईएम ब्रश हो गया, अलग अलग टूल्स को यूज करके आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से कीवर्ड्स को मैं उन ब्लॉग्स, अगर मैं सपोज एक कर रहा हूँ कि भाई व्हाट इज एसईओ पे कोई ब्लॉग बनाना है मुझे, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट के व्हाट इज एसईओ पे, फिर उन कीवर्ड्स को मैं अगर अलग अलग टूल्स में डालता हूँ तो आई ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस जो मैं वहां पे प्लग इन कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से आपका एक ब्लॉग तैयार होता है। अब आपको अगेन व्हाट इज एसईओ हो गया, ये एक चैनल हो गई, मतलब एक स्ट्रीम हो गई। व्हाट इज बैकलिंक्स या व्हाट इज ऑफ पेज, व्हाट इज ऑन पेज, नाउ दिस आर ऑल द इनिशियल टच पॉइंट्स। यहाँ पे आके लोगों को सिर्फ जानना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां से आपका एक इंफॉर्मेशन जो टॉप ऑफ द फनल है वो कवर हो जाए। हाँ, टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स आपके कवर हो जाए। अब आपने सपोज, और वैसे लेट्स से 5-6 ब्लॉग्स आपने बनाए, फिर, और ये स्ट्रेटेजी ऑनगोइंग होगी, इस तरीके से नहीं होगा कि एक बार बना के छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब हम सेकेंड स्टेज पे आते हैं, मिडल ऑफ द फनल, ठीक है। मिडल ऑफ द फनल जो होंगे ना, वो मेनली इस तरीके से होंगे, थोड़े एडवांस चले जाएंगे, क्योंकि अब उनको ऑन पे जाता है, अब उनको ऑफ पे जाता है, बट अब उनको मोर टुवर्ड स्ट्रेटेजी, राइट, मोर टुवर्ड स्ट्रेटेजी इन द सेंस, आई वोंट से एडवांस लेवल स्ट्रेटेजीज, बट मोर टुवर्ड स्ट्रेटेजी जो उनको कहीं कहीं एक बेसिक से थोड़ा और ऊपर लेके आए। जैसे कि टेकिंग एन एग्जांपल, साइट मैप, robots.txt, थोड़ा और हो स्कीमा मार्कअप, ये सारी चीजें थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाती है। वैसे टॉपिक्स को जब आप टच बेस करो, गिविंग यू एन एग्जांपल, स्कीमा का मैं बात करूं सपोज, तो अब स्कीमा एक स्टार्ट है, उसके बाद आप उसमें 50 कंटेंट्स लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमास क्या हो सकते हैं, होम पेज पे कौन से स्कीमास यूज करनी चाहिए, प्रोडक्ट पेज पे कौन सी, सर्विस बेस्ड हो तो कौन से, तो उस पर आप 50 कंटेंट लिख सकते, ब्लॉग्स बना सकते हो। पर आपने टच बेस किया, मतलब आपने वो ऑडियंस को छूना स्टार्ट किया। अब स्कीमा पे आदमी तभी जाएगा जब उसको ऑन पेज पता होगा, तो दैट वुड बी द मिडल ऑफ द फनल, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द फनल जो है वो एकदम एडवांस लेवल पे, पर आपको सारी चीजें बतानी भी नहीं, बिकॉज आपको अपना कोर्स सेल करना है। तो अब टेकिंग एन एग्जांपल, अब अगर आपका टॉप ऑफ द फनल के ऑडियंस अच्छा बिल्डअप हो गया है, मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस अच्छा बिल्डअप हो गया है, बॉटम ऑफ द जो फनल है आपका, वो होगा जिसको करना बहुत कुछ है, पर नाउ ही इज नॉट गेटिंग एग्जैक्ट टूल्स ले लो या वॉक थ्रू ले लो, उसको एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो कैसे होगा, अब उसके लिए हमें फिर एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को हम पैसे दे रहे हैं तो वो वैल्यू उसको देनी पड़ेगी। वो वैल्यू के लिए हम लोग टॉप जो एडवांस अभी मार्केट में चल रहा है, जैसे अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी एआई के बारे में चल रहा है, एआई ओवरव्यू के बारे में चल रहा है, जो एकदम टॉप लेवल चीजें चल रही, वो सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें मार्केट में मिल नहीं रही। तो वो सेल आउट करने के लिए देन यू हैव टू फोकस ऑन बॉटम ऑफ द फनल, जहां पे आप मेजरली सारी चीजें डिस्कस करते हो, बट एट द एंड जो हमारा लास्ट होता है कि ये सारी चीजें जानने के लिए, रियल टाइम एग्जांपल्स के लिए, विद ऑल द डिटेल्स, केस स्टडीज एंड एवरीथिंग, यू कैन बाय आवर कोर्सेज। तो इस तरीके से होता है। ये 3 चीज हो गई। सपोज मेरे सिनारियो में मैं केस एसईओ का कोर्स ले रहा हूँ, लेकिन आपके सिनारियो में सर्विसेज भी ले सकते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, ये 3 लेवल पे ब्लॉग्स बन गए। हर 3 लेवल पे, हर एक ब्लॉग्स पे, इररिस्पेक्टिव वो टॉप ऑफ द फनल है, बॉटम ऑफ द फनल है या मिडल ऑफ द फनल है, इंटरनल लिंकिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल हियर। जहां पे आपको हर एक जगह पे इंटरनल लिंकिंग, तो आपका मेन सोर्स पेज जो आपका सर्विस पेज होगा, मेरे केस में अगर मेरा कोर्स का पेज है, वैसे अगर आपके केस में प्रोडक्ट का कोई पेज होगा, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में सर्विस का कोई पेज होगा, तो वो सर्विस का पेज होगा, वही आपका लास्ट है, बिकॉज वहीं से पूरा कन्वर्जन होगा, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमें
तीनों फनल, तीनों टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स में वी हैव टू मेक श्योर कि हम इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर हम टॉप ऑफ द फनल है तो टॉप ऑफ द फनल के जो ब्लॉग्स है वो मिडल ऑफ द फनल। तो अगर मैं ऑन पेज के बारे में समझा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं स्कीमा को प्लग इन करूंगा तो स्कीमा के वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। स्कीमा से मैं बॉटम ऑफ द फनल के कुछ पे चला जाऊंगा और हर एक जगह पे मैं अपनी कोर्सेज को तो प्लग इन करता ही रहूँ या सर्विस बेसिस को तो प्लग इन करता ही रहूँ। तो ये पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर होता है। अब आपने बोला कि लीड्स कैसे जनरेट करें। सो जैसे हम लोगों ने टॉप ऑफ द फनल बॉटम ऑफ द फनल मतलब अलग अलग फनल्स की बात की, उसी तरीके से कीवर्ड का इंटेंट होता है। टेकिंग एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एसईओ, इट्स अ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, राइट? कि इंफॉर्मेशन ही चाहिए यूजर। बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, या तो फिर बाय लाइक एसईओ फ्रीलांसर्स इन इंडिया, दैट इज मोर ऑफ एन कमर्शियल कीवर्ड, क्योंकि इंटेंट इज टू बाय समथिंग या टू गेट अ सर्विस, राइट? तो अगर आपको लीड चाहिए तो लीड बेस्ड अगर एसईओ करना है जहां पे हमारा एंड इंटेंशन इज लीड्स, तो यू हैव टू फिगर आउट जो सर्विस बेस्ड पेजेस है उस पे हम कमर्शियल या टारगेट करें, और बाकी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के लिए हम ब्लॉग यूज करें। उसमें भी अलग अलग पार्ट्स जो मैंने समझा कि टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल, वो 3 टाइप्स के हम बाइफर्केट करें। और जो ट्रांजेक्शनल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे और उनके मेजरली उनका सर्च वॉल्यूम सबसे कम होगा, वो हम मेनली सर्विस बेस्ड के लिए रहें। Yes, absolutely. Nicely explained, शशिकांत. So now coming to that, you have mentioned कि हम ना पहले तो हमें फनल डिसाइड करनी पड़ती है, राइट? टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। एक एसईओ स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें फनल पता होनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें हम जो कंटेंट लिखते हैं वो हम टॉप ऑफ द फनल के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं, मिडिल ऑफ द फनल के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं एंड बॉटम ऑफ द फनल के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं। तो टॉप ऑफ द फनल में हम ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे सर्च टर्म्स पर कंटेंट लिखते हैं जो इंफॉर्मेशनल क्वेरीज होती हैं, राइट? जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि अगर लेट्स से हमारा एसईओ का जॉब रेडी करियर प्रोग्राम है, तो उस केस में व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज पीपल वांट टू लर्न और वांट टू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ क्वेरीज, ठीक है? इसके बाद आता है मिडिल ऑफ द फनल। मिडिल ऑफ द फनल जो हमारे होते हैं वो हमारी टॉप ऑफ द फनल में जो कंटेंट लेकर उससे थोड़ा एडवांस वर्जन होता है, जहां पर हो सकता है वो यूजर ये जानना चाहता हो कि एसईओ किया कैसे जाता है, ठीक है? थ्योरी तो पढ़ ली उसने टॉप ऑफ द फनल कंटेंट में। मिडिल ऑफ द फनल में वो हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल चीजें एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटीज ढूंढे कि वहां पर ये हो कैसे रहा है, राइट? जैसे हम कोर वेब वाइटल्स किस पर बेस्ड होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, राइट? हम इन चीजों को कवर कर सकते हैं अगर मैं एसईओ करियर प्रोग्राम की बात करूं तो। इसी तरीके से फिर हम आते हैं बॉटम ऑफ द फनल में, एंड बॉटम ऑफ द फनल में हमें मोस्टली जो ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन होती है उसके अराउंड कंटेंट लिखना होता है कि लेट्स से बेस्ट एसईओ करियर प्रोग्राम या बेस्ट एसईओ कोर्स, राइट? इस तरह से हमें उसको लिख के एंड वहां से हमें अपने कॉल टू एक्शंस देने होते हैं, वहां से हम लीड जनरेट करते हैं, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक फनल्स। नाउ कमिंग टू शिशांत, ठीक है, हमें फनल समझ में आ गया, मैं कंटेंट पे आता हूँ। अब एक कंटेंट कैसे लिखा जाता है और कीवर्ड रिसर्च की कैसे जाती है, इन दो चीजों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज कंटेंट लिखना इज ऑल्सो एन आर्ट, राइट? कि बहुत, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कंटेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, हमें टाइटल चूज करना है, हेडिंग चूज करनी है, सब टाइटल्स उसके अंदर चूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक एक ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक कीवर्ड को कवर कर रहे हैं, हमें उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स कवर करने होते हैं। तो किस तरीके से वो किया जाता है, कैसे उसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, हम उसमें कितने मतलब मैक्सिमम कितने कीवर्ड एक ब्लॉग या एक आर्टिकल के अंदर लिखने चाहिए हमें, ठीक है? एंड उसकी सब हेडिंग्स कैसे डिफरेंशिएट करनी चाहिए, क्या उसमें हमें वीडियोस लगानी चाहिए सो दैट यूजर हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे हमारे ब्लॉग के ऊपर। तो इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, आप इन चीजों को एक्सप्लेन करो ताकि थोड़ा सा और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिले ऑन राइटिंग द कंटेंट, ठीक है? कंटेंट एसईओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है? तो बेसिक अगेन पहले हम लोग कीवर्ड्स को टच बेस करेंगे एंड देन हम लोग ये फिगर आउट करेंगे कि हेडिंग्स कैसे चूज करनी है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए, क्या क्या कंटेंट कवर करना चाहिए, ठीक है? सो कीवर्ड्स, एज आई मेंशन कि कीवर्ड्स वुड बी मेनली फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो कीवर्ड्स है, जो रूट कीवर्ड है किसी भी ब्लॉग का, वो हम लोगों को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉग्स अभी ट्रेंड में है मार्केट में, वो कैसे फाइंड होगा, या कौन से ब्लॉग टॉपिक कैसे चूज करना है वो कैसे फाइंड होगा। टेक एन एग्जांपल, आप अपने ही कैटेगरी का सबसे रूट कीवर्ड ले लो, वो रूट कीवर्ड के साथ कोई इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट डाल दो, राइट? वो इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट को आप गूगल पे डालो। टेकिंग एन एग्जांपल, लिंक बिल्डिंग इज वन ऑफ द मेजर
पिलर फॉर एसईओ, राइट? अब वो मेजर पिलर को मैं, और मेरे लिंक बिल्डिंग के कोर्सेज भी होंगे, अगर आपके लिंक बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स भी होंगे, दैट्स ओके। अब वो ही आपका सर्विस है, लेकिन अब मुझे उस पर ब्लॉग लिखना है, तो लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज कुड बी वन ऑफ द इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। मैं अगर गूगल पे डाल रहा हूँ, गूगल पे डालने के बाद व्हाट आर द टॉप, सो हमें पहले ये एनालाइज करना है कि गूगल पे क्या रैंक कर रहा है, बिकॉज अगर गूगल और हमारा लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी कुड बी आर वन कीवर्ड। अब ये चीज आपको ब्रेनस्टॉर्म करने से ही आएगी कि इन्फॉर्मेशनल एस्पेक्ट में कहां से लाता हूँ, और वहां से हमने लिंक बिल्डिंग के कंपेटिटिव एनालिसिस करने के लिए गूगल एसईआरपी पे डाला। अब गूगल के अंदर जो टॉप पे आ रहा है वही रैंक कर रहा है। अब आपको क्या करना है, वो टाइटल को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या क्या कवर कर रहे हैं, बिकॉज लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज पे फर्स्ट थिंग तो ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी कीवर्ड चूज करते हो, अगर आपने वो ब्लॉग के लिए किया है तो मेक श्योर करो कि जो गूगल का सर्च रैंकिंग है वो सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ब्लॉग के लिए कीवर्ड यूज किया है और वहां पे सर्विस बेस्ड पेजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स आप कहीं तो रॉन्ग जा रहे हो, क्योंकि गूगल की अंडरस्टैंडिंग है ये कीवर्ड ब्लॉग्स के लिए, ना कि सर्विस के लिए। तो आप सर्विस पेज, ब्लॉग के कीवर्ड को सर्विस पेज में वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। सेकंड, अब एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज पे ब्लॉग लिखना है, अब आपने सर्च किया तो आपने देखा कि 10 एससीआरपी पे 10 पेजेस आए। अब आप देखो कि हर एक पेज क्या क्या कवर कर रहा है। अब कोई ऐसा होगा जो मेजरली गेस्ट पोस्टिंग पे कवर कर रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो ऑफ पेज एक्टिविटीज की बहुत सारी लिस्ट, किसने ऐसा बना दिया होगा कि 20 लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज, किसी ने ऐसा बना दिया होगा 10 लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज, किसी ने बहुत डिटेल में, किसी ने इंफोग्राफिक डाला है, किसी ने वीडियो डाला है, किसी ने अलग अलग टेबल फॉर्मेट में डेटा डाला है, बहुत सारी चीजें डाली। अब आपको अगर अपना बेस्ट देना है तो मैं इसको मेजरली बोलता हूँ कंटेंट डेप्थ एनालिसिस, जहां पे आई ट्राई टू फिगर आउट द डेप्थ ऑफ द कंटेंट, जहां पे हर एक टॉप 10। सो मैं क्या करता हूँ, अगर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज है तो लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज को गूगल पे डालूंगा, टॉप 10 पेजेस को ओपन करूंगा, एंड देन आई ट्राई टू एनालाइज। सो मेरी एक गूगल शीट है जिसपे आई ट्राई टू फोकस के ये पेजेस है, इस पेजेस पे क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हुए। अब जैसे कि कोई कोई है जो सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग पे बहुत डिटेल उसने आर्टिकल लिखा और वो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। सेकंड, कोई है जिसने सारी लिंक बिल्डिंग की एक्टिविटीज कर दी है। थर्ड है कोई स्ट्रेटेजीज पे फोकस कर रहा है। तो मुझे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं, और ये काफी चीजें ओवरलैप होगी, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़े यूनिक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, पर ये ओवरलैप होगा क्योंकि रेलेवेंसी सबकी सेम ही होगी, राइट? तो आपको फिगर आउट, और किसी किसी में ऐसा होगा जहां पे परसेंटेज फैक्ट्स है, 50% ऑफ पेज एसईओ चलता है, अलग अलग परसेंटेज बेसिस पे, तो अलग अलग फॉर्मेट है, आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग फॉर्मेट है। तो वो सारी चीजें आपको फिगर आउट करनी है कि इस फर्स्ट रैंकिंग पे, लेट्स से xyz.com पे डेटा बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बट ये अच्छा है। सेकंड से मुझे ये लर्निंग मिली, थर्ड से मुझे, तो नाउ यू हैव द टॉप 10 गूगल पे जो एक्चुअल रैंक कर रहा है। नो हवाबाजी कि भाई क्या है क्या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन टॉप 10 पे गूगल पे जो रैंक कर रहे हैं आपको उसका एनालिसिस करना है कि क्या क्या लोगों ने कवर किया है। अब ये सारी चीजें तो सपोज मैं कवर कर सकता हूँ, व्हाट एडिशनल आई कैन प्रोवाइड टू गूगल, जिससे गूगल को लगे कि ये ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस 10। तो उसमें अगर आपको टेबल फॉर्मेट में डेटा देना है, आप टेबल फॉर्मेट में डेटा दो। अगर परसेंटेज में कंपैरिजन है, कोई रेफरेंस यूआरएल्स रखिए, इमेज कहीं पे डालिए, किसी ने पूरा एक पूरा के पूरा फ्लो चार्ट तैयार किया है, वो सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो। सो आपके पास कीवर्ड्स है, नाउ यू हैव द फॉर्मेट कि मेरे को क्या करना है। अब हेडिंग्स की बात आती है। अब हेडिंग्स में भी यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब आपने इतना एनालिसिस कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने क्या कवर किया है, आपको एडिशनली कहाँ पे इंफॉर्मेशन है। उसके साथ साथ आपको एक स्ट्रक्चर भी अच्छे से बनाना पड़ेगा ब्लॉग पेज का। मतलब क्योंकि इनिशियली अगर आप कोई भी सीधा लैंड होगा तो अंडरस्टैंड अ यूजर माइंडसेट। अब और उसमें कोई कुछ नया या कुछ ऐसा मैजिक नहीं है, क्योंकि आप भी यूजर हो, नॉर्मल यूजर भी यूजर ही होता है। सो अगर आपको सीधा, अगर मैं लैंड करवाऊं पेज पे और एकदम से फ्लैशी कुछ इमेज दे दूं या प्रॉपर इंट्रोडक्शन ना दूं कि इस पेज पे आपको क्या मिलेगा, क्या जानना है, व्हाट वुड बी द पेज फ्लो, वो सारी चीजें अगर मैं आपको दूं तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। सो अंडरस्टैंड यूजर स्टैंड पॉइंट, यूजर बिहेवियर को थोड़ा अंडरस्टैंड करके पेज स्ट्रक्चर आप बनाओ। आपके पास कंटेंट क्या कवर करना चाहिए वो रेडी है। अब आपको एक और चीज भी मिल सकती है, टॉप 10 अगर आपने रैंक किया है, अब वो आपको पता है ये टॉप 10 पेजेस है फॉर द सीड कीवर्ड, सीड इन द रूट कीवर्ड। अब वो सारे पेजेस को आप एसईएम रश में डाल के वो पेजेस करंटली कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं वो डेटाबेस भी आप लिख सकते हो। तो आपको पता चलेगा ओके ये पेजेस के साथ ये कीवर्ड्स जाते हैं, अब उनमें से आप अपने कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग कंटेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, हम कीवर्ड्स के एनालिसिस करते हैं, पेज स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारा होने के बाद यू डिसाइड कि मेरे ब्लॉग में ये फ्लो होना चाहिए, मैं इतना फॉर्मेट यूज करूंगा, मैं ये सारी चीजें करूंगा। तो वो सारी चीजें पूरा के पूरा ब्लॉग उस तरीके से तैयार होगा। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है,
अभी एआई का जमाना है, सो यू हैव दैट चैट जीपीटी अगेन। मैं मतलब ये नहीं बोलता कि चैट जीपीटी नहीं यूज करना चाहिए, दैट्स ओके डेटाबेस के लिए, बट हमारा ह्यूमनाइज कंटेंट करना जरूरी है। बट ये सारी चीजों को लेके एक चैट जीपीटी का भी रोल इसमें इम्पैक्ट लाइक इम्पैक्टफुल हो सकता है। वो सारी चीजों को लेके आप एक अच्छा सा कंटेंट भी तैयार कर सकते हो। काफी एसईओ मतलब अगर आप सो बेसिकली अगर आप थोड़ा 1 2 3 साल और आगे जाओगे अपने करियर में, तो आपके पास कंटेंट राइटर का सपोर्ट भी होता है। तो कंटेंट राइटर को आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भी करके दोगे, और अगर आप कंटेंट राइटर को ये भी बोल दोगे कि दिस इज द टॉप ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द हम्म। फनल या मिडल ऑफ द फनल टाइप ऑफ कंटेंट, तो कंटेंट राइटर हैज दैट आइडिया कि उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। बट आपको सब कुछ देना पड़ेगा कि क्या क्या इस फॉर्मेट में चाहिए, इमेजेस कहाँ पे यूज होनी चाहिए, देन आपको आई मीन इंटरनल लिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने बात की पहले भी, कि हम्म। कहाँ पे इंटरनल लिंकिंग। सो इंटरनल लिंकिंग का प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओके। आप पूरा ब्लॉग लिख रहे हो, जो आपका सर्विस बेस्ड पेजेस है, सर्विस बेस्ड अगर पेज है, प्रोडक्ट बेस्ड पेज है, उनको अगर आपको इंटरनल लिंक करना है, तो आपको बहुत एंटाइसिंग जगह पे इंटरनल लिंक करना पड़े। टेकिंग एन एग्जांपल, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में लिखा है। अब आप लिंक बिल्डिंग सर्विस भी सेल करते हो, ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे पैराग्राफ में आप उन्हें लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पूरा लिख चुके हो, जहां पे आप लास्ट में आप अपना सीटी या प्लग इन कर सकते हो कि यू कैन चेक आउट आर लिंक बिल्डिंग सर्विसेज एज वेल, या चेक करियर्स इन लिंक बिल्डिंग एज वेल। मतलब अगर डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे अलग, बट वो कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक एंटाइसिंग जगह पे रखो। ट्राई करो कि आपके इनिशियल 2 पैराग्राफ में एक इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर जो आपको फोकस में रखनी है वो चले जाए, क्योंकि अगर आप जब भी स्क्रोल डेप्थ मतलब जो भी आप स्क्रोल का एफिशिएंसी देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि इनिशियली फर्स्ट सेकंड फोल्ड में ही लोग ज्यादातर पढ़ते, एंड तक बहुत रेयरली लोग जाते। तो वो एक आइडिया रख के फर्स्ट या सेकंड फोल्ड में अगर आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल लिंकिंग सेल्स एस्पेक्ट से या जो भी एस्पेक्ट है आपका ऑब्जेक्टिव है, उससे अगर आप इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली करोगे तो दैट विल हेल्प यू एज वेल। आफ्टर कंपैरेटिव एनालिसिस यू विल गेट कंटेंट क्या लिखना है, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन से फॉर्मेट में लिखना है, कंपेटिटर्स ने क्या लिखा है। और बाय व्हेन आई से कंपेटिटर, दैट मींस जो एक्चुअल एससीआरपी पे कंपेटिटर्स है वो। एंड आफ्टर दैट इंटरनल लिंकिंग जो लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्कीमास। अगर आपका ब्लॉग है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लास्ट मॉडिफाइड डेट डालो, पब्लिशिंग डेट डालो, लास्ट मॉडिफाइड डेट डालो, बिकॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं फ्रॉम गूगल स्टैंड पॉइंट। तो ये सारी चीजें प्लस ऑथर बायो डालो। अगेन depends on the industry you are, but still author bio is the most important factor in blogs right now। तो एक प्रॉपर ऑथर बायो डालो। आपको अगर बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप सर्च इंजन जर्नल की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे बहुत बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑथर बायो है। उनके जितने भी सोशल प्रोफाइल्स है सारे लिंक करके रखते थे, उनके एक्सपर्टीज शो करते हैं। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो दैट यू कैन लिंक। तो बहुत सारी चीजें, बट ओवरऑल ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन में दिस इज समथिंग दैट आई मेजरली कवर। Got it. Nicely explained. Like you have mentioned everything related to blogs, right? कि blogs पे किस तरीके से लिखते हैं. But now my question is, ठीक है. Let's say आपने बोला कि हमें competitor analysis करनी चाहिए. हमें पहले जो root keyword है और जो informational query है, basically उसके साथ attach करके हमें देखना चाहिए, Google पे search करना चाहिए, और जो top 10 websites आती हैं, उनके अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि उनमें उन्होंने वो कंटेंट जो आप सोच रहे हो लिखने के लिए वो किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें यूज की हुई हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। एंड आपने अगेन बताया कि इनमें से किस कीवर्ड को उन्होंने टारगेट किया, इसके लिए हम उनकी जो यूआरएल से उनको हम सेम रेश में डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज को, एंड वी विल सी कि वहां पर किस कीवर्ड को टारगेट किए गए, राइट। एंड उन कीवर्ड्स की हम लिस्ट बना सकते हैं, राइट। अगेन सो माय क्वेश्चन वुड बी इज कि हम ये पता कैसे करेंगे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम आ रहा है एवरेज पर मंथ, राइट। एंड अगेन हमें उन्हीं को तो टारगेट करना चाहिए ना जिसपे हमारे पास एटलीस्ट एक डिसेंट सर्चेज हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ ऐसे कीवर्ड पे कंटेंट लिख दिया जो हार्डली 100 सर्चेज या 150 सर्चेज आ रही है सिर्फ पर मंथ में। हम चाहते हैं कि उस पर एटलीस्ट लाइक 1000 to 10,000 सर्चेज तो हो, सो दैट हमारे ब्लॉग की वैल्यू रहे, हम उस पर जो हम टाइम एंड एफर्ट उस पर डाल रहे हैं उसके रिजल्ट्स आए, राइट। तो आप मुझे इसको एक्सप्लेन करो कि हमें कीवर्ड रिसर्च का तरीका क्या है। मतलब अगेन आपने जो बताया कंपटीटर एनालिसिस दैट इज ओके, बट अगेन इसके अलावा भी कोई ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च को इंडिविजुअली कर सकते हैं और ताकि उसका वॉल्यूम वगैरह पता चल जाए एंड उसके बेसिस पे हम कंटेंट डिसाइड करें कि हमें क्या लिखना है। यस, सो आई मीन कीवर्ड रिसर्च के लिए
बेसिकली सर्च वॉल्यूम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि कौन सा ब्लॉग जाना चाहिए। अब उसमें ऐसा होता है कि लेट्स से आपने सिलेक्ट किया एक टॉपिक, उसके बेस पे आपने एक सीड कीवर्ड आपके पास रेडी है, आपने वहां से कंपेटिटिव एनालिसिस करके आपने तीन चार और कीवर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स ऐड किए, आपने काफी एलएसआई कीवर्ड्स ऐड किए, राइट। बहुत सारे अलग अलग आप वेरिएशंस ले आए कीवर्ड्स के, तो आपने टोटल 10 to 20 सर्च वर्ड कीवर्ड्स आपने इंटीग्रेट करने का सोचा कि इस ब्लॉग में मैं अराउंड 15 कीवर्ड्स को इंटीग्रेट करूंगा, बट ऑल दो शुड बी रेलेवेंट इनफ, मतलब उनकी रेलेवेंसी 80 से 90% मैच होनी चाहिए, तभी वो रैंकिंग कर पाएंगे। अब आपने ये सोच लिया, अब इनके पे आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ती है। एक कि सर्च वॉल्यूम कितना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, मतलब क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा तो उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा रैंक करने के लिए। एसईएम रश में एक मैट्रिक आता है कीवर्ड डिफिकल्टी, राइट, जिसमें वो बोलता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रैंक दैट कीवर्ड। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि सर्च वॉल्यूम नीश इंडस्ट्री में है तो किसी किसी के लिए 200-400 सर्च वॉल्यूम भी इनफ होता है, और अगर जेनरिक इंडस्ट्री में है तो 10,000 5,000 सर्च वॉल्यूम भी कम होता है, राइट, डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री यू आर। लेकिन चलो समझो कि आप जेनरिक इंडस्ट्री में हो, तो अगर आपके पास 1,000-2,000 लेवल के जो सर्च वॉल्यूम के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम प्लस कीवर्ड डिफिकल्टी, अगर डिफिकल्टी अराउंड 40-50 है, दैट मीन्स देयर आर हाई चांसेस कि आप उसको नॉट 1 or 2 months, बट अगर बेटर कंटेंट होगा, अच्छे से लिंक बिल्डिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा और अच्छे से आप उस पर वर्क करते रहोगे, तो गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 3-4-5 महीने में, अगेन ये टाइम फ्रेम मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, बट ये बहुत सब्जेक्टिव है, तो इन टाइम फ्रेम के बाद आप रैंक करना स्टार्ट कर सकते हो उस टॉप पे, लेकिन विजिबिलिटी आना इजीली स्टार्ट हो जाएगी। सो आपको सर्च वॉल्यूम प्लस द कीवर्ड डिफिकल्टी जो एसईएम रश देता है, कीवर्ड प्लानर हाई लो कंपटीशन देता है, बट अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए डिस्टिंक्ट, तो एसईएम रश इज गुड, जो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी देता है। तो अगर आपकी 40-50-60% की डिफिकल्टी है, देन इट्स ओके। अगर 70-80-90% की डिफिकल्टी है, दैट मीन्स आपके वहां आपके एसईआरपी में बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स से आप कंपीट करोगे, जो बहुत डिफिकल्ट होगा टू रैंक। तो अगर इनिशियल स्टेज ऑफ द वेबसाइट है, तो आप आई रिकमेंड कि आप थोड़े लो कंपटीशन या मिड कंपटीशन बट डिसेंट अमाउंट ऑफ सर्च वॉल्यूम के साथ जाओ। अब एक ब्लॉक के अंदर अगर आपने 10 कीवर्ड किए हैं, 10 15 20 10 कीवर्ड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 कीवर्ड्स लिए, उन 10 कीवर्ड्स के साथ आपने जितने सर्च वॉल्यूम एसोसिएटेड है, तो टोटल अराउंड 5,000 सर्च वॉल्यूम का भी डेटा हो जाता है, 4,000 5,000 या 2,000 3,000, डिपेंड आपकी कौन सी नीश है, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ सर्च वॉल्यूम का डेटा हो जाता है। देन इट्स गुड टू गो आपके लिए कि इन कीवर्ड्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आप डायरेक्टली रैंक करोगे। यू हैव टू फॉलो अप ऑन लॉट ऑफ अदर प्रैक्टिसेस एज वेल आफ्टर मेकिंग द ब्लॉग लाइव, बट आप डिसीजन ले सकते हो कि या दिस इज गुड टू गो फॉर मी, तो अब मैं आगे कीवर्ड्स और कंपटीशन के बेस पे आई कैन गो फॉरवर्ड दिस ब्लॉग।